सबसे पहले कहानी की शुरुआत करते हैं साल 1975 से, जब इंदिरा गांधी पूरे देश भर में नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर देते हैं और 2 सालों तक लोगों के फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया जाता है और इसी दिन को ब्लैक डे का नाम दिया जाता है। मित्रों, और संपूर्ण क्रांति और अंततोगत्वा नया भारत बनाना है। एक ऐसा काला दिन हमारा पूरा मकसद इस समय ये है कि स्थिति शांति और स्थिरता की। ऐसा नहीं था कि सिर्फ 1975 में ही इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया था। इससे पहले भी 1962 में इंडिया चाइना वॉर और 1971 में इंडिया पाकिस्तान वॉर में भी इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया था। आखिर क्यों इमरजेंसी को डिक्लेयर किया गया था, क्या रीजन था इसके पीछे? आज के इस वीडियो में हम ब्लैक डे के पीछे की पूरी कहानी को जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं 4 साल पीछे, साल 1971 में, जब इलेक्शन कैंपेनिंग की तैयारी सभी पार्टी जोर शोर से शुरू करते हैं और इसी साल इंदिरा गांधी गरीबी हटाओ का नारा देते हुए गरीबों से ये वादा करते हैं कि वो मास पॉवर्टी को हटा देंगे और इकोनॉमी को और भी बेहतर करेंगे और अमीरी और गरीबी का अंतर भी मिटा देंगे। सभी लोगों के मन में ये उम्मीद जगाते हैं कि वो लोगों की गरीबी और बेरोजगारी को दूर कर देंगे और इसी चीज का इम्पैक्ट देखा जाता है साल 1971 के इलेक्शन में, जहाँ पर 518 सीट्स में से कांग्रेस 352 लोकसभा सीट्स जीत के अपने सरकार बना लेते हैं और जिसके बाद धीरे धीरे इंदिरा गांधी की पॉपुलैरिटी लोकसभा में बढ़ने लगता है और जिसके ठीक कुछ ही दिन बाद बांग्लादेश को लेकर इंडिया और पाकिस्तान का वॉर शुरू किया जाता है। उस टाइम पे इंडिया को लीड कर रहे थे इंदिरा गांधी और इंदिरा गांधी की लीडरशिप में पाकिस्तान को बड़ी ही आसानी से धूल चटा दिया जाता है। इस वॉर के बाद से उनका इम्पैक्ट इतना बढ़ने लगा कि उन्हें मॉडर्न दुर्गा और शक्ति का अवतार भी कहा जाने लगा। उस वक्त इंदिरा गांधी पावर और पॉपुलैरिटी के शिखर में थे। इसी दिन के साथ साथ लोगों की एक्सपेक्टेशन भी बहुत बढ़ने लगता है। लोग समझ रहे थे कि सरकार में आने वक्त इंदिरा गांधी ने मास पॉवर्टी, इकोनॉमी और सोशल डेवलपमेंट के ऊपर जो बड़े बड़े वादे किए गए थे अब वो पूरे होने वाले थे। इंदिरा गांधी अपने सभी वादे को पूरा करने की पूरी कोशिश करते हैं। गरीबों को नौकरी दिया जाता है और महंगाई और भी कम किया जाता है। इसके अलावा किसानों को खेती के लिए लोन भी दिया जाता है। इसके अलावा गवर्नमेंट प्राइवेट बैंक्स को नेशनलाइज कर लेते हैं ताकि इन बैंक्स के ब्रांचेस को छोटे छोटे गांव में खोला जा सके ताकि गरीबों को और भी मदद मिल सके। सुनने में तो ये सब काफी अच्छा लगता है, लेकिन इसका रिजल्ट काफी डिसअपॉइंटिंग था। गरीबी में कोई भी सुधार नहीं किया जाता है और ना ही लोगों के एक्सपेक्टेशन में, और आखिरकार गरीबी हटाओ का नारा लोग एक झूठा सपना ही मान लेते हैं। 1971 में इंडिया पाकिस्तान वॉर में भारी डिफेंसेस के चलते इंडिया के रिसोर्सेज काफी कम हो जाती है और जिसके बाद बांग्लादेशी रेफ्यूजी 10 मिलियन से भी ज़्यादा इंडिया में आ जाते हैं और इनको संभालने में इंडिया का रिसोर्सेज और भी ख़त्म होने लगता है और इसी कारण महंगाई और भी बढ़ने लगता है। जिसके बाद 8 में 1974 में एक मेजर रेलवे स्ट्राइक किया जाता है जिसमें 1.7 मिलियन वर्कर्स इंक्रीज सैलरी और बेटर वर्किंग कंडीशन के लिए 22 दिनों तक एक स्ट्राइक को चलाया जाता है। लेकिन सरकार डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के तहत इस मामले को इलीगल घोषित कर देते हैं। ऐसे स्ट्राइक एक बार नहीं बहुत बार चलाया जाता है, लेकिन कांग्रेस रूल्ड में इन सभी स्ट्राइक्स को दबा दिया जाता है और जिसके बाद धीरे धीरे इंदिरा गांधी की पॉपुलैरिटी भी गिरने लगता है। साल 1973 में पूरे देश भर में ऑयल क्राइसिस बनने के कारण 1974 आते आते ऑयल की कीमत 300% बढ़ जाती है। इंदिरा गांधी को इस बात से डर था, अगर सभी की मांग पूरा किया गया तो कांग्रेस अपना सत्ता गंवा सकते हैं। इन सभी मामले को लेकर प्रोटेस्ट भी किया जाता है, लेकिन इंदिरा गांधी इस मामले को भी एंटी नेशनल घोषित कर देते हैं। साल 1975 आते आते देश भर में क्राइसिस और महंगाई इतना बढ़ने लगता है कि लोग पूरे देश भर में और भी प्रोटेस्ट शुरू किया जाता है। लोगों के गाड़ियों को जलाया जाता है और सरकारी गाड़ियों पर हमला भी किया जाता है। इसके बाद कुछ ऐसा होता है जो इंदिरा गांधी जी ने अपने सपने में भी नहीं सोचा था। साल 1975 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ये फैसला लेते हैं कि इंदिरा गांधी को अपने पद से हटा दिया जाए। इसके पीछे रीजन था राजनारायण, जो 1971 के इलेक्शन में इलाहाबाद सीट से इंदिरा गांधी के अगेंस्ट थे और वो हार गए थे। वो इंदिरा गांधी के ऊपर ये आरोप लगाते हैं कि इंदिरा गांधी ने इलेक्शन कैंपेनिंग के चलते करप्ट प्रैक्टिसेस का आरोप लगाते हैं इंदिरा गांधी के ऊपर और इलाहाबाद कोर्ट में एक केस भी करते हैं। कोर्ट केस में ये साफ पाया गया है कि इलेक्शन के चलते गवर्नमेंट सर्वेंट यशपाल कपूर का इलीगली यूज किया गया है। इसे देखते हुए कोर्ट इंदिरा गांधी को 6 ईयर तक कोई भी पोजीशन होल्ड और इलेक्शन लड़ने पर रोक लगा दिया जाता है।
जिसके बाद इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अपील किया जाता है और सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर 20 दिन का स्टे लगा देते हैं। इसी मामले की फायदा उठाते हुए ऑपोजिशन पार्टी इंदिरा गांधी को अपने पद से रिजाइन देने के लिए आंदोलन शुरू कर देते हैं, जिस आंदोलन के लीड पे थे जयप्रकाश नारायण। ऑपोजिशन पार्टी का मूवमेंट इतना बढ़ने लगता है कि जिसे देखते हुए कांग्रेस भी इंदिरा गांधी के ऊपर सवाल उठाने लगते हैं और सभी कांग्रेसी नेता इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सपोर्ट भी करते हैं। लेकिन 24 जून को कोर्ट का फैसला आता है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के ऑर्डर को एब्सोल्यूट स्टे से कंडीशनल स्टे लगा देते हैं और कहा गया कि जब तक फाइनल जजमेंट नहीं दिया जाता है तब तक इंदिरा गांधी अपने पीएम पद को कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सैलरी नहीं ले सकते हैं। इस जजमेंट के आते ही ऑपोजिशन पार्टी भड़क जाते हैं और 25 दिसंबर 1975 में दिल्ली में ऑपोजिशन लीडर जेपी नारायण और मोरारजी देसाई एक बड़े आंदोलन का शुरुआत करते हैं और ये डिक्लेयर करते हैं कि 29 दिसंबर इंदिरा गांधी को अपने पद से हटाने के लिए एक कैंपेन शुरू किया जाएगा। जेपी नारायण स्टूडेंट्स से लेकर सरकारी ऑफिसर्स को इस प्रोटेस्ट में शामिल करते हैं और सभी को लॉ एंड ऑर्डर ब्रीच करने का आदेश भी देते हैं। जेपी नारायण अपने स्पीच में इंदिरा गांधी को रिजाइन करने के लिए 4 दिन का वक्त देते हैं। इसके अलावा वो लोगों से कहते हैं कि कोई भी टैक्सेस पे ना करे और गवर्नमेंट को कोई भी फंडिंग ना दे। इसके अलावा उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में ये कहा कि हमारा इंटेंशन है इंदिरा गांधी को पीएम पद से हटाना और ये हम करके ही रहेंगे। इंदिरा गांधी को हम पीएम पद से हटने के लिए मजबूर कर देंगे। इसके बाद पूरे देश भर के लोग इंदिरा गांधी के ऊपर सवाल भी उठाते हैं और रिजाइन का मांग भी किया जाता है। इंदिरा गांधी समझ गए थे कि उनका राज खत्म होने वाला था, इसीलिए बिना कोई देरी के ही 25 जून 1975 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 352 के तहत पूरे देश भर में नेशनल इमरजेंसी घोषित कर देते हैं। President has proclaimed emergency. This is nothing to panic about. नेशनल इमरजेंसी एक ऐसा पीरियड होता है जब भारत के प्रेसिडेंट भारत में नेशनल इमरजेंसी घोषित करते हैं अगर कोई भी वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म रेवोल्यूशन से भारत को कोई भी खतरा हो तो वो नेशनल इमरजेंसी घोषित कर सकते हैं। और इंदिरा गांधी देश में नेशनल डिस्टर्बेंस का सवाल उठाते हुए उस टाइम के प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अहमद अली से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि देश भर में नेशनल इमरजेंसी लागू कर दिया जाए और जिसके अगले ही दिन 26 जून जेपी नारायण, मोरारजी देसाई, चरण सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे ऑपोजिशन लीडर्स को अरेस्ट कर लिया जाता है। इसके अलावा टीचर, स्टूडेंट लीडर्स और न्यूज रिपोर्टर्स को भी अरेस्ट कर लिया जाता है और पूरे दिल्ली भर में इलेक्ट्रिसिटी को बंद कर दिया जाता है ताकि ये न्यूज़पेपर पर ना छप पाए। अरेस्ट होने के डर से बहुत ऑपोजिशन लीडर्स अंडरग्राउंड हो जाते हैं और भेष बदलकर इस इमरजेंसी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए तैयारी भी शुरू करते हैं, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी और सुब्रमण्यम स्वामी सिख का भेष लेकर अपने आइडेंटिटी सीक्रेट रखते हैं। 21 महीनों तक चलने वाली इस इमरजेंसी में इंडियन सिटीजन्स के साथ जो अत्याचार किया गया है, जो लोग आज भी नहीं भुला पाए हैं। लोगों के अधिकार छीनने के साथ साथ 1 लाख से भी ज्यादा लोगों को अरेस्ट कर लिया गया था, जिसमें पॉलिटिकल लीडर्स, ब्लैक मार्केट, हवाला ऑपरेटर से लेकर क्रिमिनल्स भी शामिल थे। अरेस्ट करने के बाद इन सभी लोगों को एक गुमनामी जगह पर रखा जाता है और न्यूज रिपोर्टर्स को इन सभी के बारे में कुछ भी छापने पर रोक लगा दिया जाता है। इसके अलावा आरएसएस जैसे संस्थाओं पर बैन लगा दिया जाता है और इलेक्शंस को और भी डिले कर दिया जाता है। इसके अलावा जिस भी कांग्रेस लीडर इमरजेंसी और इंदिरा गांधी के ऊपर आवाज उठाते उनको भी पार्टी से निकलकर अरेस्ट कर लिया जाता है। इमरजेंसी के बाद से ही लोगों के फंडामेंटल राइट्स को छीन लिया जाता है और बिना कोई चार्जेस के ही सभी को अरेस्ट कर लिया जाता है और ना ही कोर्ट में पेश किया जाता है। इसके अलावा लोगों को महीनों तक जेल में रखा जाता और अपने जरूरत के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड भी किया जाता। इन्हीं अमेंडमेंट के चलते इलाहाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर भी इनवैलिड घोषित कर दिया गया और सुप्रीम कोर्ट का केस भी बंद कर दिया गया। धीरे धीरे इंदिरा गांधी का खौफ पूरे देश भर में फैलने लगा। सरकारी ऑफिसर्स अपना काम ठीक से निभाने लगे, रेलवे से लेकर सरकारी सभी कामों को सही से निभाने जाने लगा। इन सभी डेवलपमेंट को देखते हुए पब्लिक भी इमरजेंसी से बहुत खुश थे। इसके अलावा पॉलिटिकल लीडर्स भी धीरे धीरे इंदिरा गांधी का साथ देने लगते हैं, लेकिन लोगों की खुशी ज्यादा दिन तक नहीं चल पाता है। साल 1976 आते आते इंदिरा गांधी की बड़े बेटे संजय गांधी पूरे सरकार में अपने हुकूमत चलाने लगते हैं और धीरे धीरे कांग्रेस में उनका कद और भी बनने लगता है। भारत के बढ़ते पॉपुलेशन को देखते हुए इंदिरा गांधी अपने बेटे संजय गांधी को ये आदेश देते हैं कि पूरे देश भर में नसबंदी अभियान शुरू करने के लिए, और जिसके बाद संजय गांधी बड़ी ही बेशर्मी से 6.2 मिलियन सिटीजन्स को पकड़कर नसबंदी कर देते हैं
और देश में मेडिकल सुविधा कम होने के कारण नियरली कैंपसों में अनहाइजेनिक तरीके से इसे किया जाने लगा और इसी के चलते बहुत लोग बीमार पड़ते हुए मारा भी जाते हैं। इन सभी अत्याचारों को देखते हुए सभी ऑपोजिशन पार्टी एक होकर जनता पार्टी का निर्माण करते हैं, जिसे आज के टाइम पर बीजेपी के नाम से जानते हैं। मार्च 1977 में पूरे देश भर में इलेक्शन किया जाता है और इलेक्शन में कांग्रेस सिर्फ 154 सीट से जीत पाती है और इंदिरा गांधी को जनता पार्टी से बड़ी हार का सामना करना पड़ता है। इस हार को स्वीकार करते हुए इंदिरा गांधी अपने पद से रिजाइन दे देते हैं और 21 मार्च 1977 में पूरे देश भर से इमरजेंसी को हटा दिया जाता है और 1977 में मोरारजी देसाई को इंडिया का पीएम बनाया जाता है और आखिरकार खत्म किया जाता है इंडियन डेमोक्रेसी के इस काला और ब्लैक डे कहे जाने वाले इस भयानक कहानी का। ये कहानी आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना।